जय हिंद साथियों। या तो हमारे देश का विपक्ष बहुत कमजोर है या फिर हमारे देश में कानून को लागू कराने वाले बहुत ही कमजोर हैं। यह दोनों परिस्थिति यह बतलाती है कि हमारे देश के भीतर में चुनाव के समय में पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट या फिर जन प्रतिनिधित्व कानून बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता है। आप यह बात सोच रहे होंगे कि दरअसल इलेक्शन कमीशन कितना कमजोर है और चुनाव आयुक्त कितना कमजोर है। इस समय हम सोच रहे हैं कि अगर विपक्ष सक्रिय हो जाए, जो महीन तरीके से पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जिन बातों का जिक्र किया गया है, अगर उन बातों की शिकायत अगर अदालत से कर दी जाए और हमारे देश में किसी भी अदालत का कोई भी एक जज खड़ा हो जाए या सोच करके खड़ा हो जाए कि उसे फैसला इस देश के जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत ही करना है, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री ही उनके सामने क्यों ना हो, तो हमारे देश के में फिर से लोकतंत्र लौट आएगा। या फिर उस लोकतंत्र को गिरा करके ध्वस्त कर करके इस देश में तानाशाही खुले तौर पर सत्ता के जरिए हर किसी को दिखाई देने लगेगी। यह जो लुका छिपी का खेल है, जो इस समय राजनीतिक के जरिए, कानून के जरिए, हमारे देश में चुनाव के जरिए किया जाता है, खेला जाता है, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन इतनी ताकत किसमें होगी, ये ताकत किसमें आएगा, ये सवाल आज इसलिए भी कि जरा आप याद कीजिए 1975 12 जून को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब फैसला आया था, उसके ठीक बाद उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। इंदिरा गांधी जिनके पास लोकसभा के अंदर 350 सीटों से ज्यादा सीटें हुआ करती थी। वर्तमान समय की सत्ता के पास तो लोकसभा में केवल 303 सीटें हैं। उस समय 357 सीटें थी इंदिरा गांधी के पास। वर्तमान समय में जो सत्ता के पास वोट का जो प्रतिशत है, उससे करीब करीब 10% वोट ज्यादा उस समय में इंदिरा गांधी के पास थे। लेकिन इसके बावजूद भी पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े राजनारायण ने जो शिकायत कर दी, उस शिकायत पर भी कई न्यायाधीश लगातार बदलते गए, तारीख पे तारीख पड़ती गई और 1971 में की गई जो शिकायत का फैसला है वो 1975 में आया। और जो आरोप उन पर लगे थे, उन आरोपों पर जो फैसला आया था, अगर वर्तमान के समय में अगर आप देखिएगा और उसको समझिएगा तो हो सकता है कि आपके मन में 2-3 सवाल बहुत बड़े होंगे और आप यह कहेंगे कि यह कैसे आरोप थे और इन आरोपों पे अदालत ने मुहर लगा दिया। वर्तमान समय में तो यह हकीकत है इस देश की। इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव अगर लड़ने जाते हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय के दर्जन भर ऐसे अधिकारी आपको बनारस के चुनाव में तस्वीरों के साथ 2019 के इलेक्शन में बिल्कुल दिखाई देंगे। उस समय में जो मदद चुनाव प्रचार में सरकार के अधिकारी कर रहे थे और वर्तमान समय में सरकार के अधिकारी ही तो मदद करते हैं और उसी आधार पे चुनाव लड़ा जाता है, मंच सजते हैं और चुनाव भी जीता जाता है। तो क्या इस समय में पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बिल्कुल कमजोर हो गया है या उसकी शिकायत करने वाले लोग अपनी राजनीति को ओढ़ करके कहीं छिप गए हैं? वर्तमान समय में कोई भी जज खड़ा नहीं हुआ या फिर जज के सामने कोई वाकई ऐसा कोई मामला ही नहीं आया। मामला तो आया, चाहे वो पेगासिस का मामला हो जो 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का था, उसमें भी तो यह आरोप लग ही सकते थे कि क्या विपक्ष की राजनीति में सेंध लगाने के लिए विपक्ष के नेताओं के टेलीफोन टैप किए जा रहे थे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत बिल्कुल भ्रष्ट माना जाता है। कार्रवाई तो उसके तहत भी की जा सकती थी। कार्रवाई तो इस समय नौकरशाही और सेना का जो उपयोग किया जाता है उसके तहत भी किया जा सकता है। कार्रवाई तो इस समय में, वर्तमान समय में जो कॉर्पोरेट की पूंजी है उसके तहत भी की जा सकती है। इस समय में जो वोटरों को लुभाने के लिए क्या कुछ दिया जाता है, कार्रवाई उसके जरिए भी किया जा सकता है। हमको लगता है कि आज पूरे एक एक करके 1975 के जजमेंट और वर्तमान समय के सच के बीच में आज हम आपको सारी बात बताएं और इस बात को समझने का प्रयास किया जाए कि उस दौर में कानून और वर्तमान समय में उसी कानून को मिट्टी में मिलाकर के या फिर एक धज्जी में मिलाकर के सिस्टम जब इस देश के भीतर चल पड़ा है, तो किस लोकतंत्र का और किस चुनाव का और किस जीत का जश्न कैसे कोई मना लेता है। अगर कोई मना लेता है तो उसके पीछे क्या इस देश के भीतर में वाकई में कोई डेमोक्रेसी चल रही होती है? हमको लगता है आज 1975 से
शुरुआत कर लेते हैं। 12 जून 1975 का वो समय जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जब 1971 के चुनाव में जब रायबरेली में इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की, 1,10,000 वोटों से ज्यादा राजनारायण को हराया था, और राजनारायण ने उसके बाद कहा था कि गलत तरीकों से यह चुनाव जीता गया है। वह उसके बाद अदालत में तारीख दर तारीख उनको मिलती गई, एक के बाद एक जो है सो जज बदलते गए, एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश चलते चले गए ऐसे। और जब 12 जून 1975 का वो तारीख आई और न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा जब यह बात का फैसला करने जा रहे थे, उससे 24 घंटे पहले से ही सीआईडी उनके घर के चारों तरफ घूमने लगी। राजनारायण सिंह के वकील शांति भूषण, उनको भी प्रलोभन देने की बाकायदा पूरी कोशिश की गई। इसलिए भी इस समय में कोई यह बात ना कहे कि यह किस तरीके से उनकी घेराबंदी की जाती है और सत्ता उन्हें घेर लेती है तो वह क्या करेंगे। दरअसल उस पद पर बैठे हैं जहां से इस देश के लोकतंत्र को चलना है या फिर बचना है। इंदिरा गांधी के वकील एससी खड़े थे। उन्हें भी यह आशा नहीं थी कि 12 जून 1975 को वह फैसला कुछ ऐसा आ जाएगा जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत यानी जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123/7 के तहत 2 मुद्दों पर भ्रष्ट साधन अपनाने के जुर्म में इंदिरा गांधी जो देश के प्रधानमंत्री थी वो दोषी करार दी जाएगी। आप सुनिए कि उस समय वो कौन से 2 मामले थे, जानिए कि जिसमें इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया गया। इसके अलावा 6 मामले थे जिसमें वो बरी हो गए। लेकिन उस समय की जो परिस्थिति है, अगर एक पल के लिए आप सुनिएगा तो मौजूदा समय की जो हकीकत है उसको समझने में और बताने में और आपको समझाने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। 1 फरवरी और 25 फरवरी को रायबरेली में जो सभाएं इंदिरा गांधी ने किया था, हम आपको 1971 के भीतर मार्च के समय में वोटिंग होना था, नोटिफिकेशन जनवरी के महीने में आ गया था, और 1 फरवरी और 25 फरवरी को जब सभा की गई रायबरेली के भीतर, उसमें मंच बनाने और लाउड स्पीकर को जो बिजली देने के लिए जो सरकारी अधिकारियों ने मदद किया था उसको करप्ट मान लिया गया, उसको भ्रष्ट माना गया और उसमें दोषी करार दे दिया गया इंदिरा गांधी को। आप सोच रहे होंगे कि एक लाउड स्पीकर, वर्तमान समय में तो पूरी सरकार ही लाउड स्पीकर से भरा हुआ है सत्ता के लिए और सत्ता को बचाने को लेकर के। तो ऐसे में एक लाउड स्पीकर को लेकर के ऐसा फैसला हमारे देश में आ सकता है? बिल्कुल आया था। दूसरा था 7 जनवरी और 24 जनवरी के बीच में। यहां पर एक बात और क्लियर कर दे कि नोटिफिकेशन से एक दिन पहले ही जो अधिकारी मदद कर रहे थे उसको भी उस कोर्ट ने लपेट लिया अदालत के फैसले के जरिए, क्योंकि यह चिन्हित कर लिया गया कि अगर चुनाव की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है तो इस तरीके से भारत सरकार का कोई भी अधिकारी चुनावी तौर पर वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो लेकिन चुनाव लड़ रही हो तो उनके किसी पोलिंग एजेंट के तौर पर वह काम नहीं कर सकता है। और उस समय में इस 2 अवधियों के बीच में 7 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी के बीच में इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में यशपाल कपूर जो थे उनका सहयोग ले लिया गया, जबकि उस समय में यशपाल कपूर भारत सरकार के नौकर हुआ करते थे, यानी भारत सरकार के सेवा में एक पंजीकृत अधिकारी थे और प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी के पद पर थे। यह नहीं माना गया। हम आपसे एक बात और कहें कि बनारस के अंदर जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय पीएमओ के अधिकारी आपको बखूबी बिल्कुल दिखाई दिए होंगे। हम उस पर भी बात करेंगे। आज के वर्तमान समय में कितनी बड़ी ऐसी फहरिस्त है। लेकिन एक बात और क्लियर कर दे, यशपाल कपूर प्रधानमंत्री के ओएसडी भी थे और चुनावी एजेंट की भूमिका में आ गए। अदालत ने एक ही झटके में कहा ऐसा नहीं हो सकता, और खास तौर पर जब प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी के तौर पर अगर वो कार्यरत थे, सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पद के जब रैंक की स्थिति होती है ये। दरअसल यशपाल कपूर के बारे में एक और किताब खोल कर देखिएगा तो नेहरू के समय में विदेश मंत्रालय ने यशपाल कपूर को विदेश मंत्रालय में स्टेनो के तौर पर उन्हें स्टेनोटाइपिस्ट के तौर पे होते, और नेहरू की जब जरूरत हुई थी स्टेनोटाइपिस्ट की तो वहां पे उस समय में जो सेक्रेटरी हुआ करते थे नेहरू के दौर में राजन मैथाई, उन्होंने ही यशपाल कपूर को नियुक्त किया पीएमओ के भीतर में। और उसके बाद फिर उनके निर्धन के बाद वो इंदिरा गांधी के साथ 1966 से लेकर के 1972 तक वो पीएमओ के बीच में रहे और 1972 में वो राज्यसभा के अंदर आ गए।
यशपाल कपूर ने मदद किया। चुनाव के समय में एक लाउड स्पीकर के लिए तार खींची गई और उसके जरिए भाषण दिया गया जो सरकारी सहयोग से लिया गया था। वर्तमान समय में क्या यह सब कुछ कोई कह सकता है? हम इस बात का चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि उस समय और भी आरोप लगे, चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा से ज्यादा खर्च हो गया। अदालत ने कहा हमने नहीं पाया। वर्तमान समय में अदालत यही कहती है कि हमने नहीं पाया। चुनाव आयोग भी कहता है कि लगता है खर्च तो ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लिख करके दे दीजिए, किया कुछ नहीं जाता है। मतदाताओं को मुफ्त में यातायात सुविधाएं दी जाती है रैलियों के लिए। वर्तमान समय में तो पूरी रैली में ही बाहर से लोग लाए जाते हैं और उनको जो सुविधाएं दी जाती है, जो नोट के तौर पे हो या फिर यातायात की सुविधा या फिर खाने पीने की सुविधा हो, उस समय ये नहीं पाया गया। इस समय तो खुले तौर पर ये चीजें चल रही है। भारतीय वायुसेना के विमान हेलीकॉप्टर का उपयोग चुनाव के समय में किया जाता है। नजर रख लीजिएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में हेलीकॉप्टर वायुसेना का इस्तेमाल होता है या फिर चुनाव के समय किसी सरकारी कार्यक्रम को निर्धारित करके हेलीकॉप्टर और जहाज का इस्तेमाल किया जाए। क्यों? इसलिए भी क्योंकि हम सारे कार्यक्रम में जा रहे हैं, उसके जरिए राजनीति को साधा जाता है। जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जब इस समय में हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री हमारे देश के किसी भी दूसरे हिस्से में जब सरकारी काम से या फिर सरकारी योजनाएं का ऐलान करने के लिए गैर चुनावी राज्य के अंदर जाएंगे, लेकिन भाषण अगर चुनावी होगा तो नजर इसके पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत इस पर भी होनी चाहिए। अदालत का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए, लेकिन कोई दरवाजा खटखटाता नहीं है। अदालत के तरफ से कोई जज खड़ा होता नहीं है। उस समय में चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा था। आरोप लग गया कि ये इसके जरिए मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं से जोड़ करके लाभ पाया जाता है। उस समय अदालत ने कहा ऐसा नहीं होगा, लेकिन वर्तमान समय में धार्मिक भावनाओं के लिए किसी चुनाव चिन्ह या किसी प्रतीक की जरूरत नहीं है। खुले तौर पर धार्मिक भाषण, धारा प्रवाह दिए जाते हैं। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसे किस रूप में होगी, इंतजार कर लीजिए 22 जनवरी का। 22 जनवरी 2024 जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर राम मंदिर का, उसके बाद देख लीजिएगा 1 ही महीने तक इस देश के भीतर में चुनाव के समय में भी धर्म के जरिए जो भावनाओं का प्रभाव जो वोटरों के ऊपर कैसे दिया जाता है, इसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब चीजें जो है वर्तमान समय में खुले तौर पे अपना ली गई, तो ये मान लिया गया कि ये तो सिस्टम है यार। तो क्या ऐसी स्थिति हमारे भारत देश के भीतर है? और इस बात का जब चर्चा कर रहे हैं तो एक बात और साफ कर देते हैं कि मौजूदा समय में जब सरकार डराती है, एक रिपोर्ट निकल करके उस समय की आई थी जब जस्टिस सिन्हा उस समय फैसले देने से पहले घबराए हुए थे। उनके घर के इर्द गिर्द या फिर घरों के लोग जो है यह देख रहे थे कि सीआईडी के अधिकारी और ऑफिसर मंडरा रहे थे उनके घर के आसपास। इसका जिक्र शांति भूषण साहब ने भी किया और शांति भूषण को भी उस समय में प्रलोभन दिया गया था, जो राजनयन के वकील हुआ करते थे। राजनयन तो सिर्फ 60,000 वोट मिले थे उन्हें। दूसरी तरफ 1 लाख से प्लस वोट इंदिरा गांधी को मिले थे। एक तरफ 66% वोट मिले थे, दूसरी तरफ 28-29% वोट थे। इसके बावजूद भी चुनौती दी गई थी, मजबूती के साथ दी गई थी। फैसला बढ़ते चला गया। 71 का फैसला 72, 73, 74 में नहीं बल्कि 75 में आया। इस फैसले ने इंदिरा गांधी की गद्दी को झकझोर के रख दिया। और इस देश के भीतर क्या इमरजेंसी लगी, कोई तानाशाह कैसे होता है, यह कहने की जरूरत नहीं है। वर्तमान समय की उन परिस्थितियों को समझने की जरूरत। हमारे देश में कानून है, लेकिन उस कानून को लागू कराने के लिए और उस पर निगरानी करते हुए उस आधार पे शिकायत भी हो, उस आधार पे कार्रवाई भी हो। कौन करेगा कार्रवाई, कौन करेगा शिकायत? क्योंकि इस दौर में आप समझ लीजिए कि रथ प्रहरी का सवाल इलेक्शन कमीशन में पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा उन्होंने कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं ना, वहां आप रथ प्रहरी कम से कम जो है इस समय मत निकालिए। जो तारीख 20 नवंबर की तय की गई है, इसको आप 5 दिसंबर के बाद शुरू कीजिए, लेकिन बाकी पूरे देश में आप निकाल सकते हैं। सबको यह पता है कि मार्च के महीने में नोटिफिकेशन लोकसभा चुनाव का आ जाएगा। और इस देश के भीतर में जो लोकसभा चुनाव को लेकर के या किसी भी चुनाव को लेकर के जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, वो बिल्कुल साफ तौर पर ये कहता है, और उसके अंदर आर्टिकल 19 1, 2, 3 और 7 बिल्कुल क्लियर कहता है कि सरकार की सेवा के अंदर किसी भी व्यक्ति और खास तौर पर जो राजपत्रित अधिकारी हैं, जो वजीफे न्यायाधीश हैं या मजिस्ट्रेट हैं,
जो संघ के सशस्त्र बलों का जो सदस्य है यानी सेना है, या पुलिस बलों के जो सदस्य अधिकारी हैं, जो खास तौर पे रेवेन्यू अधिकारी हैं, और जो चुनाव एजेंट के तौर पर अगर इस देश में इस रूप में काम करे या नजर आ जाए तो ये बूथ कैप्चरिंग के मामले में आता है। यानी एक लिहाज से आप सोचिएगा तो ये जो है बूथ का लूट है। बिल्कुल क्लियर तौर पे यह बताया गया कि भ्रष्ट प्रथा हमारे दौर में, हमारे भारत में नहीं होनी चाहिए, अपराध नहीं होनी चाहिए। कोई संदेह और कोई विवाद हो तुरंत शिकायत करनी चाहिए, अदालत उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उसे शक्ति का दुरुपयोग प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जवाबदेही जो हर विभाग की होनी चाहिए, पारदर्शिता बिल्कुल नजर आनी चाहिए। कोई चुनाव आयोग को लेकर के सवाल अगर खड़ा कर दे तो उस सवालों को उठना चाहिए। पारदर्शिता इसी को कहते हैं। व्यापक तौर पर इसे भी इस रूप में देखा जाना चाहिए। रिश्वत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी का भाव बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल फंडिंग जो की जाती है उसको भी ट्रैक करना चाहिए, और ट्रैक अगर नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जाए कि दरअसल गलत तरीके से चुनाव के अंदर पैसे का प्रयोग होता है क्या। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक पल के लिए जरा आप सोचिए, वर्तमान लौटिए मौजूदा वक्त में और जरा इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जब रत्न पैरवी का जिक्र कर रहे थे हम, हमारे देश के भीतर में 175 जो हैं आईएएस अधिकारी, आईआरएस अधिकारी जो अलग अलग तरीकों से यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके हमारे देश के सबसे उच्च नौकरशाही के पद पे ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, डिप्टी डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो, उस पद को संभालते हैं। उसमें जो लिस्ट निकल करके आई 12 अधिकारी डिपार्टमेंट्स कौन कौन है। रेवेन्यू के लेकर के खास तौर पर पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंदर कहा गया कि आप यहाँ के अधिकारियों को बिल्कुल भी उपयोग के अंदर नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उपयोग में लाया जा रहा है, और वह भी चुनाव के समय की परिस्थिति को समझते हुए, जिसका जिक्र जो है, इस बात का भी जिक्र है, जब चुनाव के दिशा में देश आगे बढ़ रहा हो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स से जुड़े हुए 25 अधिकारी चाहिए। आईआरएस कस्टम और सेंट्रल एक्साइज से जुड़े हुए 25 अधिकारी। ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस से जुड़े हुए 15 अधिकारी चाहिए। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से जुड़े हुए 15 अधिकारी चाहिए। इंडियन पोस्टल सर्विस से जुड़े हुए 15 अधिकारी चाहिए। इंडियन इकोनॉमिक से जुड़े हुए 15 अधिकारी चाहिए। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस से जुड़े हुए 10 अधिकारी चाहिए। इंडियन कोस्ट अकाउंट सर्विस से जुड़े हुए 10 अधिकारी चाहिए। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हुए 10 अधिकारी चाहिए। इंडियन स्ट्रेटेजिकल सर्जिकल अकाउंट से जुड़े हुए 10 अधिकारी। पोस्ट एंड टेलीकॉम से 10 अधिकारी। 10,000 फाइनेंस से 10 अधिकारी। यहाँ पे संदेश क्या आता है, खुले तौर पर नौकरशाही का उपयोग जो है हम इस वर्तमान समय में किया जाता है। साफ तौर पे पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट धारा 127/7 के अंदर बिल्कुल साफ कहा जाता है कि यह ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ तो बात सेना तक की आती है। सेना, वायुसेना, डीआरडीओ, बीआरओ, सैनिक स्कूल, सभी का प्रयोग तो सरकार ने अपने लिए, अपने उपलब्धियों को गिनाने, बताने और जताने के लिए पीएम मोदी की तस्वीर को चस्पा करके सेल्फी लेने का स्थान पॉइंट बना करके देश के 9 अलग अलग शहरों में खड़ा करने का जिम्मा जो है सेना को सौंप दिया, और कहा गया जब भी आप छुट्टी पे जाइए सरकार की उपलब्धियों का बखान कर दीजिए, जैसे आप अपने सेनाओं को कहते हैं, मंत्रियों को कहते हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को कहते हैं। तो किसी ने ऐसा शरीक है क्या? हमारा कानून ऐसा इजाजत देता है क्या? इसके बावजूद भी हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विपक्ष या तो कमजोर है या फिर कानून के जरिए न्याय मिलेगा नहीं, यह मान चुका। इन परिस्थितियों के बीच एक बात पेगासस का 2019 में अगर विपक्ष इस शिकायत अगर साफ तौर पे कर देता कि देखिए हमारी पूरी राजनीतिक जो व्यू वचना थी वो पेगासस जासूसी के जरिए किस तरीके से सरकार ने समझ लिया, और इस पूरे तरीके से भ्रष्ट तरीके हैं, इस पर आपको फैसला सुनाना है, देना चाहिए। सवाल जासूसी का ही भी नहीं, सवाल चुनाव से जोड़ करके जो कर्नाटक की सरकार इसी के जरिए उस समय पे गिरी, यह आरोप बाकायदा जेडीएस की तरफ से लगाया गया, जिसकी सरकार 2019 में चल रही थी और कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन राजनीतिक का नाम लीजिए, पत्रकारों को छोड़िए, इनकी जासूसी हो रही थी कि इनकी जासूसी नहीं हो रही थी, केवल लोकतंत्र, चुनाव और इस दौर में नेताओं का जिक्र कर लीजिए और सत्ता का अगर जिक्र कीजिए, राहुल गांधी का पेगासस के जरिए इस दौर में जासूसी की जाएगी। उन्हें साथ जो राहुल गांधी के करीबी एक सहयोगी, उनके जरिए पेगासस के जरिए जासूसी की जाएगी। उनके दूसरे सहयोगी सचिन राउत, उनके ऊपर पेगासस लगा हुआ था। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर पेगासस लगा हुआ था। चुनावी प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं,
उनके ऊपर लगा था, जो जेडीएस का नेता है और डिप्टी सीएम कर्नाटक के उस दौर में, उनके ऊपर पेगासस के जरिए सतीश जो अंजनी कुमार सोनी जो मुख्यमंत्री थे, उनके निजी सचिव, उनकी जासूसी की जा रही थी। वेंकटेश जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, मौजूदा समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, उनके निजी सचिव, उनको पेगासस के जरिए की जा रही थी। मंजुनाथ उदय गौड़ा जो देव गौड़ा के सुरक्षा कर्मी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही थी, यानी निगरानी की जा रही थी 2019 के भीतर में। और कर्नाटक में जुलाई में सरकारें गिर गई। जांच एजेंसियों की सीबीआई के भीतर आलोक वर्मा हो, राकेश अस्थाना हो, AK शर्मा हो, सब कुछ किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जो है, चाहे MK गांधी हो या TIR, सबकी जासूसी की जा रही थी। तो क्या यहाँ पर इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए इस तरीके से पूरी कार्रवाई कोई पहल होती है? और खुद PM मोदी किसी भी चुनाव के समय, अगर आप ये देखिएगा तो दिल्ली बड़ी सक्रिय हो जाती है। दिल्ली के अंदर खास तौर पे PM मोदी कार्यालय, PM मोदी कार्यालय के जो उस दौर में थे, एक यशपाल कपूर थे 1975 में। इस समय तो दर्जनों यशपाल कपूर है जो अलग अलग चुनावी राज्यों में इस समय में जब PM मोदी की रैली होती है और पीछे 2 टेंट लगते हैं जिसमें एक PMO बनाया जाता है और एक वहां पर उनके कपड़े चेंज करने की जगह होती है, वहां पे दिल्ली के अधिकारियों की मौजूदगी आप कभी भी देख सकते हैं। ये सब कहने के बाद भी इन रैलियों में वो ऐसा नजर आए या नहीं आए, लेकिन PM मोदी के एक पर्सनल सेक्रेटरी रहता है, एक एडवाइजर रहता है। एडिशनल सेक्रेटरी PM मोदी के साथ 4 हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी 3 हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी 2 हैं। इसके अलावे 4 OSD होते हैं। 4 OSD में एक कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ होता है, एक OSD रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक से जुड़ा होता है, एक OSD जो है खास तौर पर PM मोदी के अपॉइंटमेंट और टूर को देखता है उससे जुड़े हुए होते हैं, एक OSD मीडिया रिसर्च, पत्रकार के रिसर्च पे जुड़ा होता है। उसके अलावा 7 डायरेक्टर, कई डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी सब जुड़े हुए। हर रैली, हर चुनावी दौर की परिस्थिति में दिल्ली कितनी सक्रिय है और हमारे देश की सरकार कितनी सक्रिय होती है, यह तो इससे भी बिल्कुल नजर आने लगा। जो नौकरशाही सक्रिय है, सेना सक्रिय है, जासूसी हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के परिस्थिति हमारे देश में खामोशी बढ़ती गई। ये सारे सवाल इस समय में चौंकाते नहीं है, बल्कि हम आपको लगता है कि सिस्टम यही है तो क्या किया जाए। तो उस समय एक लाउड स्पीकर था, अब तो पूरा मजमा ही सरकार तमाम सुविधाओं के साथ रहती है। उस टाइम पे एक अधिकारी था, इस दौर में तो दर्जनों अधिकारी PM मोदी के रैली को सफल बनाने के लिए निकल पड़ते हैं, जो वक्त दर वक्त PM मोदी को रिपोर्ट करते हैं कि शानदार रैली रही, शानदार भाषण हुआ, शानदार शब्दों का इस्तेमाल किया गया, शानदार तरीके से रिएक्शन आ रहा है। ऐसे कौन अधिकारी हैं? ये दिल्ली में बैठे हुए वो अधिकारी हैं जो सरकार के अधीन है। तो सरकार का मतलब प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का मतलब चुनाव, और चुनाव का मतलब हमारे देश के भीतर का संविधान। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई आज? और इस परिस्थिति के बीच में सवाल आता है ये कि अगर हमारे देश में वाकई एक जज खड़ा हो जाए, तो विपक्ष अगर यह बताई ताकत के साथ और परिस्थितियों के साथ कि कानून ये कहता है और इस पर फैसला आना चाहिए, बदलने दीजिए, न्यायाधीशों को बदलने दीजिए डेढ़ दर डेढ़ तमाम तारीखों को, लेकिन स्थिति इस रूप में मौजूदा समय में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए खड़ी तो होनी चाहिए। इंदिरा गांधी को बार बार याद इमरजेंसी को लेकर के याद किया जाता है, उस समय में जस्टिस सिन्हा को उनके फैसलों को लेकर के याद किया जाता है। इस दौर में हम अब किसको याद करते हैं? जस्टिस गोगोई को, जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के चंद महीनों के भीतर पहुंच गए पार्लियामेंट के भीतर। हम किसको याद रखें इस समय में? अब सोच के देखिए, सवाल तो मुश्किल है लेकिन सोचना तो पड़ेगा। जय हिंद।